गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोरियस लीगल वेब। आइए हम लोग लीगल चर्चा में जुड़ते हैं रोज की तरह। कल हम लोग वीडियो बनाए थे एड वॉलरम कोर्ट फीस के ऊपर। तो सबसे पहले हम लोग उनमें जो दो एक क्वेश्चंस आया है उस क्वेश्चंस को थोड़ा आंसर करने की कोशिश करेंगे। फिर जो है आज के विषय पे हम लोग चर्चा करेंगे। आज हम लोग चर्चा करेंगे मेनली एक इंटरलोकेटरी ऑर्डर जो है, उस इंटरलोकेटरी दैट इज द आईए इंटरलोकेटरी एप्लीकेशंस के ऊपर अगर कोई ऑर्डर पास हो रहा है, उस ऑर्डर को हम लोग हाई कोर्ट में एलपीए यानी लेटर पैटेड एप्लीकेशंस के तहत चैलेंज कर सकते हैं कि नहीं। अगर चैलेंज करते हैं तो ये हमारे जो झारखंड हाई कोर्ट से रूल्स जो है उनमें क्लॉज 10 जो है एलपीए से मैटर्स के ऊपर जो क्लॉज 10 है उनमें क्या ये नॉट मेंटेनेबिलिटी का पूरा डिस्क्रिप्शन से दिया गया है या हमारे कोई स्कोप है कि नहीं। हमारे आईए के कोई ऑर्डर को भी हम लोग एलपीए में चैलेंज कर सकते हैं, डिवीजन बेंच में चैलेंज कर सकते हैं, एलपीए फाइल कर सकते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले कल की जो सवाल है उस सवाल को देखते हैं। कल के वीडियो एड वॉलरम कोर्ट फी में हम लोग कहे थे कि अगर कोई ऐसे फीस जहाँ पे कैप ना हो, यानी परसेंटेज के ऊपर मान लिया जाए कि अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर देख लें कि अगर प्रोवेट के ऊपर ही बात करें तो 10% ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू शुड वैल्यू जिसको हम लोग कहेंगे उनके ऊपर 10% है। अब मिनिमम कैप तो है, अगर आप गो थ्रू करेंगे तो क्या ये जो हम लोग कह रहे हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो ये कैसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? क्योंकि ये जो है फिजिकल मैटर है, तो फिजिकल मैटर पे गवर्नमेंट को डिसीजन लेने के अधिकार है वैसा। तो फ्रेंड्स असल में क्या है कि हमारे जो कोर्ट फीस है कोई रेवेन्यू जनरेट करने की कोई टूल्स नहीं बन सकता। हमारे जो हाई कोर्ट जो है, हमारे जो कोर्ट प्रोसीड्योर है ओनली फॉर द जस्टिस के लिए। तो एक कोर्ट फी इसलिए रखा गया कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस को जो है रिजॉल्व करने के लिए। ये जो है हमारे दूसरी जो टैक्सेशन की जो मैटर है बिल्कुल सेपरेट है, ये फिजिकल मैटर हम लोग कतई नहीं कर सकते। तो हमारे जो झारखंड गजट शुक्रवार 24 नवंबर 2023 को जो पास हुआ था उसमें जो प्रोबेट ऑफ विल और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विथ और विदाउट विल एनेक्स्ड, इसका जो फी स्ट्रक्चर है वो क्या है, 10% ऑफ द अमाउंट ऑफ वैल्यू एंड मिनिमम ₹500। अगर आप मान लिया जाए कि आप मिनिमम कैप डाल दिए कि अगर ऐसे आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 500 है तो 500 का 10% कितना होगा, 50 होगा। तो उस समय आप 50 नहीं लेंगे, उस समय आप 500 लेंगे। लेकिन जब अपर लिमिट जा रहा है, अपर लिमिट जो है आपका 5 करोड़ है, तो उसको 5 करोड़ का वैल्यूएशन आपको 50 लाख रुपए जो है फीस देना पड़ेगा। तो इट शुड नॉट बी जस्टिफाइड। डेफिनेटली मेरे विचार से लग रहा है कि एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 और 21 को वायलेट कर रहा है। और हमारे हाई कोर्ट में भी इसको चैलेंज किया गया है और दूसरे अदर्स हमारे नेशंस वाइड जो है कई हाई कोर्ट्स में इस तरह की जो है एड वॉलरम कोर्ट फी को चैलेंज किया गया है। तो होप सो डेफिनेटली कोई ना कोई एक डिसीजन आएंगे। तो एनीवे ये तो था हमारा कल के विषय। आज का विषय जो है, हमारी टॉपिक जो है वो क्या है कि अगर कोई इंटरलोकेटरी एप्लीकेशंस में आईए को में कोई ऑर्डर पास हो जाता है और किसी को लगता है कि हम इस ऑर्डर से एग्रीव्ड है, तो क्या इस ऑर्डर को हमारे डिवीजन बेंच में एलपीए फाइल करके चैलेंज किया जा सकता है? द आंसर इज यस, सम एक्सटेंट। हम ये नहीं कर सकते क्योंकि हमारे झारखंड हाईकोर्ट रूल जो है, झारखंड हाईकोर्ट की जो रूल है उस रूल के हिसाब से
क्लॉज 10 आपको जो है पूरा डिटेल्स डिस्क्रिप्शंस आपको प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग द एलपीए मैटर। तो वहां क्लियरली मेंशन है कि किसी जजमेंट को आप चैलेंज कर सकते हैं एलपीए में। अब नाउ क्वेश्चंस फॉल अंडर द डिफिनेशन अंडर द जजमेंट। इंटरलोकेटरी ऑर्डर्स को भी जजमेंट माना जाएगा या नहीं, और कब माना जाएगा, किस परिस्थिति में माना जाएगा, इसी के ऊपर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, असल में अगर हम किसी इंटरलोकेटरी एप्लीकेशंस के किसी ऑर्डर को हम एलपीए में चैलेंज करते हैं, तो ऐसे सिचुएशंस में हमें देखना पड़ेगा कि वाकई ही वो ऑर्डर जो है हमारे जजमेंट के डिफिनेशन के अंदर फॉल कर रहा है कि नहीं। वो क्या कहते हैं, एक जो इंटरलोकेटरी एप्लीकेशंस की जो ऑर्डर है वो एक सिंपली ऑर्डर के डिफिनेशंस में आ रहा है कि नहीं, इन सब बात को ध्यान में रखते हुए ही आपको अपना प्रेयर करना है। तो अगर सेटल लॉ इस तरह का है कि इट इज impugned order though the interlocutory inform a judgment is substance, accordingly the latest patent appeal is maintainable and the office objections deserve to be rejected। तो मैं तो आर्गुमेंट के लिए ये कह दिया कि मेरा जो इंटरलोकेटरी एप्लीकेशंस की जो ऑर्डर है जिसको हमने चैलेंज किए है, उनका जो सब्सटेंस है वो जजमेंट का है, वो जो है सिंपल ऑर्डर नहीं है। अब हमें ये प्रूव करना होगा, कोर्ट को ये सेटिस्फाइड करना होगा कि कैसे हमारा जजमेंट है। तो फ्रेंड्स, एन इंटरलोकेटरी ऑर्डर व्हिच डिसाइड्स वैल्यूएबल राइट ऑफ पार्टीज और कॉज सीरियस प्रेजुडिस इज ए जजमेंट एंड इज अपीलेबल even though the main proceeding is pending। अगर फॉर द एग्जाम्पल मेरे कोई एमए केस फाइल है फॉर द मिसलेनियस अपील मोटर व्हीकल एक्सीडेंट क्लेम के ऊपर, मान लिया जाए एक एग्जाम्पल के तौर पर, और उसमें कोई आईए फाइल करके ऑर्डर 41 रूल 27 के अंदर एडिशनल एविडेंस को जो है नीचे कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में लाने की जो है लिए वो प्रे कर रहा है, और ऐसे इंटरलोकेटरी एप्लीकेशंस जो है अलाउ हो गया। लेकिन वो किस तरह का इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो डेफिनेटली हमारे एविडेंस एक्ट की 35 भी कवर करेंगे कि ऐसे कोई एविडेंस तब आप ला सकते हैं जब जो है आपको अथॉरिटी से, प्रॉपर अथॉरिटी से सर्टिफाइड हो, सर्टिफिकेट हो। लेकिन आपको जब ट्रायल के समय आपको वो सारी चीज समय दिया गया था, आपको ये बताया गया था कि आपको इनके लिए सर्टिफिकेट लाइए, आप नहीं ला पाए, नहीं दिए। लेकिन आप अपील स्टेज में आके एक इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन डाल के आप कहना चाह रहे हैं कि नहीं, हमें ये जो है एविडेंस में फिर दोबारा भेजा जाए और हम ये सारे एविडेंस जो है लाएंगे, और ऐसे आपको जो है एप्लीकेशन, इंटरलोकेटरी एप्लीकेशंस आपके फेवर में अलाउ हो गया। अब मान लिया जाए कि ऐसे जो रिस्पोंडेंट है जिसको, जो डिजीज के फादर एंड मदर है, उनके फेवर में आपके जो है क्लेम अवार्ड हुआ है। तो फादर एंड मदर बीइंग ए क्लेमेंट उनको अवार्ड हुआ है, और आपके पास जो है राइट टू रिकवरी का अपॉर्चुनिटी है, और विद इन द पीरियड जो है आप ना तो क्लेमेंट को पेमेंट किए और अपील में आए, और फिर जो है इस तरह का, तो इट्स क्लियर कि एक लिंगरिंग करने का एक कोशिश है। तो ऐसे किसी ऑर्डर को क्या हम लोग हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं? तो डेफिनेटली ये हम लोग कह सकते हैं कि नॉट एवरी इंटरलोकेटरी ऑर्डर इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द अपील, कि हर इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन जो ऑर्डर है वो एक्सक्लूड नहीं है।
आपके अगर ऑर्डर में ऐसा लगता है कि दिस ऑर्डर इज द फाइनलिटी इन टोटलिटी में, और व्हेन एन ऑर्डर फाइनली डिसाइडेड and an important issue or seriously affect the rights of the parties, it is appellable, and I has been allowed additional evidence under the Order 41, Rule 27 of the CPC directly impacting the substance right of the appellant. Such an interlocutory order is not merely procedural but affects the core merits of the case by by crucial evidence at a appellate stage. तो फ्रेंड्स, ये जो है आप appellate स्टेज में आप इस तरह के क्रूशियल एविडेंस को दोबारा लाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, और जहां पे आपके राइट टू रिकवरी के ऑप्शन है, तो डेफिनेटली ऐसे इंटरलोकुटरी ऑर्डर को हम लोग कहेंगे कि इन टोटलिटी में है और इट इज फॉल अंडर द जजमेंट, और इसलिए इस ऑर्डर को जो है हम लोग हाई कोर्ट में लेटर पेटेंट एप्लीकेशंस के तहत जो है फाइल कर सकते हैं, और हो सकता है कि हमारे अपील मेंटेनेबल, लेटर पेटेंट अपील मेंटेनेबल हो. The expression judgment has been given a wide and liberal importance by the Honorable Supreme Court. हमारे सुप्रीम कोर्ट जो है जजमेंट की जो डिफिनेशंस को काफी वाइड एंड लिबरल रखा है. ये कोई परिधि में मान नहीं दिया है कि आपकी जजमेंट का मतलब ये. हम लोग जजमेंट, डिक्री एंड ऑर्डर को सीपीसी में बहुत बढ़िया से पढ़े हैं और उसको देखे हैं, लेकिन टाइम टू टाइम हम लोग लीगल प्रोपोजिशंस में और हमारे जुडिशियल यानी जजमेंट्स के तहत जो है हम लोग उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं. तो हमारे एक्सप्रेशंस ऑफ द जजमेंट has been given a wide and liberal interpretations by the Honorable Supreme Court. Saha Babulal Khimji versus Jayaban D. Kanai. तो ये एक इंपॉर्टेंट केस है 1981 फॉर SCC 8. साहा बाबूलाल खिमजी वर्सेस Jayaban D. Kanai, 1981 for SCC 8. The Supreme Court. An interlocutory order would be treated as a judgment if it affects the valuable rights of the parties, decides an issue of movement or cause serious injustice. तो हम लोग समझ गए कि ऐसे कोई ऑर्डर जो इन टोटलिटी में ऐसा लगता है कि इसमें और कोई चीज डिसाइड होने बाकी नहीं है, ये फाइनल है. और क्या है कि ऐसे कोई इंटरलोकुटरी ऑर्डर वुड बी ट्रीटेड एज ए जजमेंट इफ अफेक्ट्स वैल्यूएबल राइट्स. किसी वैल्यूएबल राइट्स का हम अगर अपनी केस मान लीजिए, जो एग्जाम्पल हमने केस का दिया उसमें क्लेमेंट को अवॉइड हुआ है और ऐसे जजमेंट में उनका इफेक्ट हैम्पर करेगा डेफिनेटली. एंड राइट्स एज जजमेंट if it affects the valuable rights of the parties, decides an issue of movement or cause serious injustice. और ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें एक सीरियस इनजस्टिस होने के कारण दिखता है. तो ऐसे सिचुएशंस में ऐसे ऑर्डर को भी जजमेंट की परिभाषा के अंदर रखा जा सकता है. And not only that, my friends, the Honorable Supreme Court classified such order, the interlocutory order को. Number one, purely interlocutory order, which are not appealable. हमारे जो interlocutory order को दो कैटेगरी में बांटा गया.
by the Honorable Supreme Court. Number one, purely interlocutory order which are not appealable, ये appealable नहीं है. और number two, intermediary or quasi final orders which substantially affects rights are appealable under the latter patent. लेकिन ऐसा कोई ऑर्डर जो इंटरमीडिएटरी है, क्वासी फाइनल है, which substantially affects rights, जो सब्सटेंशियली राइट्स को अफेक्ट करता है ऑफ द पार्टीज, एंड डेफिनेटली इट विल बी द अपीलेबल. और ये ऐसे ऑर्डर को हम लोग अपील कर सकते हैं बिफोर द डिवीजन बेंच, दैट इज द लेटर पेटेंट अपील. द इम्प्यून ऑर्डर, जिस ऑर्डर को हम लोग चैलेंज कर रहे हैं, दैट इज द ऑर्डर ऑफ द आईए इंटरलोकेटरी ऑर्डर, स्क्वायरल फॉल्स इन द सेकंड कैटेगरी. तो हमारी ऐसे कोई ऑर्डर सेकंड कैटेगरी में फॉल कर रहा है. ऑर्डर अलाउइंग इन आईए हैज सिविल एंड एडवर्स कॉन्सिक्वेंस. जो हमारे ऑर्डर जिसको हम चैलेंज कर रहे हैं एलपीए में, वह ऑर्डर क्या है? सिविल इन नेचर का है, एडवर्स कॉन्सिक्वेंस है, एंड इट डिटरमाइन्स ए इंपॉर्टेंट इशू having direct bearing the outcome of the miscellaneous appeal, that is the appeal. So it determines an important issue having direct bearing the outcome of the miscellaneous appeal. It causes serious and irreversible prejudice to the appellant, which cannot be remedied at the final stage. So friends, it causes serious and irreversible prejudice to the appellant को, which cannot be remedied at the final stage. इस final stage में हमारी already miscellaneous appeal already pending है. Whatever the decision that should be the decided the court. Because appeal not decided, and appeal is depend, and the appellant, that is the company, insurance company, tried to admit this appeal on the basis of the additional ground, that is the additional evidence must be additional evidence there as per their plea. Additional evidence for the additional evidence, interlocutory applications may be allowed, and that interlocutory applications allowed by the honorable court. In that situations, definitely it causes serious and irreversible prejudice to the appellant, which cannot be remediated at the final stage. And now question is the maintainability. Maintainability depends on the nature and effect of the order. Definitely not an whether it is passed in writ petition or writ petition appeal or miscellaneous appeal that under Article 227 or writ petition under Article 226, an appeal or MA, whatever might be. तो हम लोग ये क्या पाए कि हमारी मेंटेलिटी डिपेंड करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिपेंड ऑन द नेचर एंड इफेक्ट ऑफ द ऑर्डर. उस ऑर्डर के क्या नेचर है, उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है, एंड डेफिनेटली ये जो है डिपेंड नहीं करता इसके ऊपर कि ये ऑर्डर इंटरलोकेटरी ऑर्डर किस में पास हुआ, रीट पिटिशन में हुआ, या हमारे मिसलेनियस अपील एमए में हुआ, या हमारे कोई सिविल मिसलेनियस पिटिशन जिसको हम लोग सीएमपी कहते हैं, आर्टिकल 227 में हम लोग डालते हैं, उसमें हुआ. इट डजंट मैटर. मैटर इज मेंटेलिबिलिटी डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड इफेक्ट्स ऑफ द ऑर्डर. हमारे ऑर्डर की नेचर एंड इफेक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है. तो हम लोग यहां पाए कि इम्पैक्ट. तो फ्रेंड्स ये था हमारा लीगल डिस्कशन, लेकिन जाते जाते एक मैनेजमेंट के रिलेटेड भी एक डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इम्पैक्ट एक ऐसा शब्द आया
तो देयर आर थ्री ऑड्स, वन इज द इनपुट, आउटपुट एंड इम्पैक्ट. इनपुट, आउटपुट, आउटकम एंड इम्पैक्ट. देयर आर फोर ऑड्स हम लोग यहाँ. तो फॉर द एग्जाम्पल इन शॉर्ट हम लोग कह सकते हैं कि आप अगर मान लीजिए चना का 50 दाना आपने छिड़काया मिट्टी में और 50 में 40 उगा और 40 में अब ब्रांचेस हुआ, तो फिर जो है उस ब्रांचेस से जो है आपका चना जो है आप पैदा हुआ. तो जो आप चना 40 चना का जो दाना जो आप डाले थे दैट इज द इनपुट. जो निकल 50 अगर डाले थे उनमें से 40 निकला, तो 50 जो डाले थे वो इनपुट, 50 में से 40 निकल आया, तो निकला जो है वो जो है आपका आउटपुट. देन आउटकम, अब 40 में ब्रांचेस हुआ, बहुत बड़ा हुआ, और फिर जो है आपको जो है एक 10 किलो 5 किलो 20 किलो जो है हार्वेस्टिंग करने के बाद आपको चना मिला. दैट इज द इनपुट, आउटपुट, दैट इज द आउटकम, आपका आउटकम. एंड इम्पैक्ट, इसको अगर हम मस लेवल पे ले लेते हैं कि हम चना की खेती जो है 100 एकड़ 500 एकड़ एक पूरा में किया और उससे हमें काफी आबादी हुआ. पूरा जो है 5,000 कुंटल या 50,000 कुंटल हमको जो है चना के उपज मिला, और उससे हमारे पूरा एक ब्लॉक जो भूखमरी में पीड़ित थे और उसको जो हम लोग सरवाइव कर पाए, उस पॉवर्टी इरेडिकेशन को हम लोग जो है कर पाए. तो दैट विल बी द इम्पैक्ट. तो देयर आर फोर ऑड्स, वन इज द इनपुट, अनदर इज द आउटपुट, एंड थर्ड वन द आउटकम, एंड लाटर वन द इम्पैक्ट. तो हर चीज का डेफिनेटली इम्पैक्ट होता है. तो आज हम ये जो हम लोग लास्ट में डिस्कस किए, ये लीगल से लॉ से रिलेटेड नहीं, इट इज ए मैटर ऑफ द मैनेजमेंट. एनीवे, तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो डेफिनेटली आप इसको देखिए, और आपको लगता है कि ये वीडियो किसी दूसरे के लिए यूजफुल है तो इसको आगे बढ़ाएं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें. फिर मिलेंगे अगला वीडियो में. जय हिंद.